Hi friends, I am scientist Gaurav Chaudhary and this is इलेक्ट्रिक बल्ब। यह वही बल्ब है जो आप घरों में यूज़ करते हैं। इसका रियल नेम होता है इनकेंडिसेंट लैंप। इनकेंडिसेंट का मतलब होता है दोस्तों गर्मा गर्म। मीन्स जब आप गूगल ट्रांसलेट करते हैं इनकेंडिसेंट का मतलब होता है जैसे हीटर है वो गर्म आग फेंकता है, यानी हीट प्रोड्यूस करने वाला एलिमेंट इनकेंडिसेंट बोला जाता है। जैसे आप कैंडल लेते हैं, जो मोमबत्ती होती है, अगर वो भी बत्ती जला रही है और वो प्रकाश का उजाला दे रही है, प्रकाश दे रही है, तो वो भी एक इनकेंडिसेंट है, इनकेंडिसेंट लैंप है। ऐसे ही अगर ये प्रकाश देता है, हीट प्रोड्यूस करता है, तो ये भी तो एक इनकेंडिसेंट की श्रेणी में ही आया ना। इसीलिए इसको इनकेंडिसेंट बल्ब की श्रेणी में रखा। अब इसको जिस वैज्ञानिक ने, महान वैज्ञानिक ने इन्वेंट किया था, उनका नाम था थॉमस आल्वा एडिसन, जो कि अमेरिकन वैज्ञानिक थे, यानी अमेरिकन साइंटिस्ट। और इस बल्ब का आविष्कार 1878 ईस्वी में किया गया था। अब बात करते हैं कि ये जो बल्ब होता है इसकी संरचना किस प्रकार होती है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो बल्ब है इसमें ये होता है कि एक भीतर एक स्प्रिंग सी होती है और उसमें दो वायर होते हैं, वायर के ऊपर एक ग्लास का बल्ब होता है। तो जो ये स्प्रिंग होती है ना, इस ये होता है निक्रोम का वायर। निक्रोम होता है एक एलॉय जो कि निकिल, क्रोमियम और आयरन, निकिल एन से निकिल, सी आर क्रोमियम और एफ ई आयरन, इन तीन चीज़ों से मिलकर एक एलॉय बनाया जाता है। मीन्स निकिल को, क्रोमियम को और आयरन को, अगर इन तीन धातुओं को मिक्सअप करके एक मिक्सअप एलिमेंट बना दिया जाए, उसको बोला जाता है एलॉय। एलॉय हम इसलिए बनाते हैं कि ये ज़्यादातर हीट को रेसिस्टिव कर सकें, यानी कि हीट रेसिस्टेंस बन सकें और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन सकें, इसलिए एलॉयस का निर्माण किया जाता है। तो अब बात आती है कि इस बल्ब के अंदर हम जो ये एलिमेंट यूज़ करते हैं, एलिमेंट निक्रोम का ही क्यों होता है। हमने इस एलिमेंट को कॉपर का, सिल्वर का या गोल्ड का क्यों यूज़ नहीं कर लिया, जबकि ये भी तो अच्छे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कॉपर भी गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है, सिल्वर भी अच्छा माना जाता है और गोल्ड तो है ही अच्छा, और एल्युमिनियम भी अच्छा है। हमने यहाँ क्रोमियम ही क्यों यूज़ किया, क्रोमियम ही क्यों यूज़ किया। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जहाँ भी हीटिंग प्रोड्यूस की जाती है, मतलब जहाँ भी हीटिंग एलिमेंट लगाए जाते हैं, जैसे कि बल्ब है, इमिशन रॉड है, जहाँ भी हमें हीट की ज़रूरत होती है, यानी हीट प्रोड्यूस करनी होती है, वहाँ हम ऐसे मटेरियल का यूज़ करते हैं जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा हो, मीन्स रेसिस्टिविटी ज़्यादा हो। कहने का मतलब, अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो किसका विरोध करेगा। तो आपको मैं एक फॉर्मूला लिख के बताऊं, R इक्वस टू रॉ एल अपॉन ए। आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे 12th क्लास में, यानी 8th से स्टार्ट हो जाता है ये वाला फॉर्मूला। आर से रेसिस्टेंस, रॉ से रेसिस्टिविटी, एल से लेंथ, ए से एरिया। मीन्स हम ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसका जो है रेसिस्टेंस ज़्यादा हो, रेसिस्टेंस ज़्यादा हो। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, I = V/R, V/R, ये होता है ओम्स लॉ। यानी कि दो फॉर्मूले पढ़े होंगे, एक ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है और दूसरा होता है रेसिस्टेंस का फॉर्मूला। तो ये ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला कहता क्या है, आप समझने होगा आपको। अगर आप करंट बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस कम रखना होगा। अगर आप किसी मटेरियल का रेसिस्टेंस बढ़ा दे रहे हैं, यानी रेसिस्टेंस हाई रख दे रहे हैं, तो करंट के फ्लो का अपोज करेगा, यानी उस एलिमेंट के अंदर से करंट कम फ्लो होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी मटेरियल हीटिंग एलिमेंट में यूज़ किए जाते हैं, कहने का मतलब जैसे हीटर है, हीटर में निक्रोम का यूज़ होता है, बल्ब है, इमिशन रॉड है, जहाँ भी हमें हीटिंग की ज़रूरत होती है वहाँ हम हाई रेसिस्टेंस वाला मटेरियल यूज़ करते हैं। रेसिस्टेंस ऐसे होता है जैसे कोई रिवर होती है, रिवर में हम वो लगा देते हैं ना, गेट गेट वाटर को रोकने के लिए, यानी पानी को रोकने के लिए गेट लगा देते हैं ना। वैसे ही किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तार का, किसी वायर का जो गेट होता है, यानी गेट का जो काम करता है करंट को रोकने का, यानी करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स को रोकने का जो कार्य करता है वो करता है रेसिस्टेंस, यानी रेसिस्टेंस यूज करते हैं हम। अगर मान लीजिए हम लो रेसिस्टेंस मटेरियल यूज करेंगे तो वो हो जाएगा ना कंडक्टर, यानी आसानी से करंट को फ्लो करा देगा। और जब भाई आसानी से करंट को फ्लो करा देगा तो लड़ाई किस बात की रही, जब लड़ाई नहीं हुई करंट
करंट के बीच में और रेसिस्टेंस के बीच में, तो हीट कैसे बनेगी? जब दो लोगों में लड़ाई होती है तभी तो हीट होती है ना, हीट उठती है, यानी बहुत ज़्यादा वो हो जाता है हीटिंग। तो उसी तरीके से जब वोल्टेज फ्लो कराते हैं किसी बल्ब में, वोल्टेज की वजह से क्या पैदा होता है तुम्हारा? करंट। अब करंट का विरोध कौन करता है? करंट का विरोध करता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस और करंट के बीच में जो लड़ाई होती है यानी फाइट होती है, फाइट के कारण ही हीट प्रोड्यूस होती है, और उसी हीट के प्रिंसिपल पे हमारा बल्ब काम करता है, यानी हीट को एक्सपेंड करता है। यानी इसीलिए तो इसको इनकैंडिसेंट की श्रेणी में रखा, क्योंकि ये गर्मा गर्म हीट प्रोवाइड कराता है। जैसे हमारी मोमबत्ती यानी कैंडल दीपावली पर जला देते हैं ना, जैसे त्योहारों पर हम कैंडल जलाते हैं, वैसे ही अगर कैंडल ना जला के बल्ब को जला दिया तो बात तो एक ही रही ना। बस ये है कि इसे इलेक्ट्रिसिटी से जला रहे हैं, उसे हमें फायर करके जलाना पड़ता है, यानी जलते दोनों ही हैं, गिलो दोनों ही होते हैं। अब ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा मैं रेसिस्टिविटी पढ़ा देता हूँ। देखिए, आप रेसिस्टिव पर नज़र डाल लीजिए। जो हमारे मटेरियल्स हैं, ये सबसे पहले आप सिल्वर की देखिए, सिल्वर, ये रहा आपका सिल्वर। सिल्वर की रेसिस्टिविटी होती है 1.59 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये रेसिस्टिविटी है, मीन्स ये वाली रेसिस्टिविटी है सिल्वर की। आप कॉपर की भी देख लीजिए, कॉपर की रेसिस्टिविटी है 1.68 इंटू 10⁻8, यानी कि करंट को आसानी से फ्लो कराया जा सकता है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को भगाया जा सकता है इसके अंदर से। अब आप कोई इस टेबल में कोई ऐसा एलिमेंट छांटिए जिसकी रेसिस्टिविटी सबसे ज़्यादा हो। तो देखो यहाँ दिख रहा होगा आपको एक निक्रोम नाम का एलिमेंट, NiCrO में निक्रोम, यानी मैंने बताया था कि एलॉय होता है निकिल, आयरन, Fe आयरन, Cr क्रोमियम। इसकी रेसिस्टिविटी होती है 10 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। रेसिस्टिविटी की इकाई यानी यूनिट ओम मीटर होती है। कहने का मतलब है इसका रेसिस्टेंस इतना होगा 100 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। तो आप कंपेयर करें तो कॉपर एल्युमिनियम और ये टंगिस्टन वगैरह से तो घना ही ज़्यादा है, इनका तो 5 है, इसका 1.68 है, यानी कि इनसे तो घना ही ज़्यादा है, इसका 100 है सीधे। तो कहने का मतलब ये करंट का बहुत ज़्यादा विरोध करेगा। अब मैं आपको फिगर बना के समझाऊं, जैसे कि ये कोई कंडक्टर है, यानी कोई तार है। अब इसके अंदर से छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराया जाए। अगर मैं इसमें गेट नहीं लगाऊं तो ये इलेक्ट्रॉन भागे चले जाएंगे। अगर मैंने इसमें खतरनाक वाला गेट लगा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ने के लिए इस गेट को तोड़ने की कोशिश करेंगे, और जब तोड़ने की कोशिश करेंगे तो एक चिंगारी उठेगी, और वो चिंगारी ही हीट में प्रोड्यूस हो जाएगी। जो तुम्हारी हीट होगी उस हीट में प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है, वह चिंगारी ही हीट में बदलेगी। अब ये तो हो गया तुम्हारा निक्रोम वायर, निक्रोम NiCrOme निक्रोम। दूसरा कंडक्टर लूम है जो कि कॉपर का बना हुआ है, और उसमें मैं एक छोटा सा गेट लगा दूं, हल्का सा गेट और इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराऊं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स देखिए हल्के से तो टकराएंगे क्योंकि इसमें हल्का छोटा गेट है, लेकिन ये भागे चले जाएंगे सीधे क्योंकि इन्हें रास्ता मिल रहा है। तो जब भाई रास्ता आसानी से दे दोगे तो फाइट किस बात की है? जब फाइट ही नहीं हुई तो चिंगारी कैसे उठेगी? और चिंगारी ही नहीं उठेगी तो हीट एक्सपेंड होगी ही नहीं, इसमें हीट एक्सपेंड नहीं होगी। तो आपको एग्जाम्पल में देखना होगा, जब आप घरों में तार यूज़ करते हैं, यानी कंडक्टर जो वायर होता है घरों में नॉर्मल वायर यूज़ करते हैं, उसमें आप उसके वो वायर आपके गर्म नहीं होते, कभी भी गर्म नहीं होते। जबकि जो आप हीट के लिए एलिमेंट लगाते हैं, एक एलिमेंट वो गर्म हो जाता है जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं। तो रीजन ये है कि जिस मटेरियल का प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस ज़्यादा हो। रेसिस्टेंस क्या है? आपके घर के आगे जो गेट लगा हुआ है वही तो रेसिस्टेंस है, यानी किसी के आने और जाने का विरोध कर दे तो उसी को तो रेसिस्टेंस बोला जाता है। और आता कौन है? किसी भी तार के अंदर इलेक्ट्रॉन ही तो आते हैं भाई। जैसे कि रोड पे इंसान चलता है वैसे ही किसी तार के अंदर इलेक्ट्रॉन चलते हैं। वह इलेक्ट्रॉन के चलने का विरोध कौन कर सकता है? गेट, और उस गेट का नाम क्या है? रेसिस्टेंस। तो आपको रेसिस्टेंस तो समझ में आ गया होगा। तो बल्ब के अंदर आपको अभी तक ये समझ आया कि निक्रोम का वायर किसी भी बल्ब के अंदर क्यों यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि थॉमस एल्वा सर ने कि इस बल्ब को किस तरीके से बनाया। अब आपको इतना स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा कि निक्रोम ही क्यों यूज़ किया। क्योंकि निक्रोम ऐसा मटेरियल है जिसकी गुड कंडक्टिविटी है, यानी कि
कंडक्टर तो है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन ये बैड कंडक्टर की श्रेणी में रखा गया क्योंकि विरोध करता है करंट के फ्लो होने का। यानी कि जो ये स्प्रिंग होती है इस तरीके से स्प्रिंग लगी हुई है इसमें, इसको एलिमेंट बोला जाता है फिजिक्स की लैंग्वेज में, और ये एलिमेंट करंट के फ्लो का विरोध करता है। अब अब बात आती है कि ये जो कांच का टुकड़ा होता है, ये बल्ब जो होता है गिलास का गोलाकार यानी सर्कुलर टाइप, इसमें भरा क्या होता है, ये बहुत ही जागरूकता वाली बात है, आप सभी को समझना होगा कि इसके अंदर होता क्या है। अभी तक हमने छोटी क्लासों में ये पढ़ा था कि आर्गन भरी हुई होती है, आर्गन गैस से फिल्ड होता है जो हमारा बल्ब होता है। आर्गन तो होती ही होती है। अब आर्गन का वर्क क्या होता है? आर्गन का वर्क होता है कि कोरोजन से बचाना, मीन्स जो इसका ये निक्रोम का एलिमेंट है ना, और ये जो जो वायर हैं, दो दो वायर हैं, इनको कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, जैसे कि आयरन यानी लोहे पे जंग लग जाता है ना, वैसे ही निक्रोम पे भी एक कोरोजन लगता है, उसको कोरोजन के नाम से जाना जाता है, जंग को ही कोरोजन बोला जाता है। ठीक है, तो इस मेटेरियल को, इस मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए हम आर्गन का प्रयोग करते हैं। अब लोगों को लगता हो कि यार आर्गन इसे गर्म होने से बचाती है। जी नहीं, आर्गन सिर्फ इसको कोरोजन से रेसिस्टेंस दिलाती है, यानी कोरोजन से बचाती है। अब वो कौन सी गैस भरी जाती है इसको, जो इसको गर्म होने से बचाती है? जब जबकि हम कोई नॉर्मल कांच का टुकड़ा लें और उसमें स्प्रिंग लगा दें, यानी गूंज को जलाएं, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएं, तो चटक जाता है, यानी ब्रेक हो जाता है गर्म होने के बाद। जबकि ये जो हमारा बल्ब है, इसमें इतनी हीट एक्सपेंड होती है 8000 डिग्री सेल्सियस दो के आसपास, लेकिन ये कभी चटकता क्यों नहीं है, ये फट क्यों नहीं जाता गर्म होने के बावजूद? तो उसके लिए हमने एक ऐसी गैस का यूज करते हैं जिसका नाम होता है नाइट्रोजन। तो इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भी फिल्ड होती है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को एन से दर्शाया जाता है और एजी को, आर्गन को एजी से दर्शाया जाता है। ठीक है सर, तो नाइट्रोजन और आर्गन गैस फिल्ड होती हैं। अब हमें जानना होगा कि जो नाइट्रोजन और आर्गन गैस होती हैं वो कितनी मात्रा में भरी होती हैं किसी बल के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि जो आर्गन होती है उसकी मात्रा 93% होती है और नाइट्रोजन गैस की मात्रा 7%। दोबारा से बता दूं, आर्गन गैस सिर्फ जंग यानी जो कोरोजन है, कोरोजन से छुटकारा दिलाती है, कोरोजन लगने से बचाती है इसके एलिमेंट्स पे, और नाइट्रोजन इसको ठंडा करने का काम करती है। मतलब जैसे ही बल्ब गर्म होता है तो उसको टेम्परेचर को बनाए रखती है, यानी कि उसको चटकने नहीं देती। जो गिलास लगा हुआ है, गिलास, उसको चटकने नहीं देती गर्म होने के कारण, हीट एक्सपेंशन के कारण। अब आपको रेसिस्टेंस समझ में आ गया होगा, रॉ एल अपॉन ए। रॉ क्या होता है? रेसिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल। अब ये रेसिस्टिविटी मैंने आपको बताई, थॉमस सर को बताया। थॉमस आल्वा एडिसन सर जो थे, अमेरिकन वैज्ञानिक थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इनकेंडिसेंट बल्ब नाम से एक प्रैक्टिकल किया था। इनकेंडिसेंट मीन्स गर्मा गर्म, और 1878 ईस्वी में किया था, 1878 ईस्वी। और ये जो प्रैक्टिकल था, इनका एक्सपेरिमेंट था, ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि इसने पूरी दुनिया को जगमगा दिया। इसी के कारण तो अब पूरी दुनिया रोशनी के उजाले में रहती है, वरना पहले बल्ब नहीं होता था, हम कैरोसिन ऑयल जला के या स्टोव जला के मोमबत्तियों से ही काम चलाते थे। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आता हूँ, बहुत ही मोटिवेटिव वीडियो है और साइंस के क्षेत्र में तो बहुत ही हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।